अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू प्लस। जमात नवूम मजमून तारीख़ और सियासियात, सबक नंबर 7 साइंस और टेक्नोलॉजी, पेशकश उर्दू प्लस। ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 37 से 42 पर दिया हुआ है। इस सबक को ना समझते हुए हम इसके सवाल जवाब हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको है अलिफ दिया है, ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। उसमें पहली खानापुरी आपकी है कि एटमी तवानाई कमेटी के पहले सदर की हैसियत से डैश का तकर्रुर अमल में आया। ऑप्शन दिए हैं आपको, अलिफ है डॉक्टर होमी बाबा, बे डॉक्टर होमी सेठना, जीम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दाल डॉक्टर राजा रामन्ना। तो आपका सही जवाब है डॉक्टर होमी बाबा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आपकी डैश इसरो का मुकम्मल तौर पर भारत में बनाया गया पहला मवासलाती सैयारचा। तो सबसे पहले आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स पर गौर करना है। भारत में मुकम्मल यानी इसको बनाते वक्त भारत ने किसी की भी मदद नहीं ली और मवासलाती सैयारचा कहा गया है। मवासलाती मतलब खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करने वाला सैयारा। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अलिफ है आर्यभट्ट, बे इनसेट 1B, जीम रोहिणी डैश 75, दाल एप्पल। तो आपका सही जवाब है एप्पल, क्योंकि एप्पल से हमारी जो खबरें हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। मवासलाती निज़ाम में उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपको बे दिया गया है, मंदरजा ज़ेल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। पहली जोड़ी है पृथ्वी, ज़मीन पर ज़मीन से हमला करने वाला मिसाइल। दूसरा अग्नि, ज़मीन से ज़ेर आब हमला करने वाला मिसाइल। तीसरा आकाश, ज़मीन से आसमान में हमला करने वाला मिसाइल। 4 नाग, दुश्मन के फौजी टैंक तबाह करने वाला मिसाइल। तो जवाब यानी गलत जोड़ी जो है आपकी वो ये है कि अग्नि, ज़मीन से ज़ेर आब हमला करने वाला मिसाइल। नेक्स्ट आपको है जदोल दी गई है, उसको मुकम्मल करना है। तो तरीका है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत की तरक्की जाहिर करता हुआ ज़मानी ख़त फ़ी दहाई के एतबार से तैयार कीजिए। दहाई मतलब 10-10 सालों में क्या हुआ, जैसे 1961 से 1970 के दरमियान, 1970 से 1971 से 1980 के दरमियान। तो उसी तरीके से 1961 ईस्वी में भारत के पहले रॉकेट की कामयाब उड़ान हुई। फिर 1974 ईस्वी में पहला कामयाब जौहरी तजुर्बा किया गया। 1975 ईस्वी में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कामयाबी के साथ दागा गया। 1981 ईस्वी में भास्कर 2 सैटेलाइट कामयाबी से दागा गया। 1984 ईस्वी में रेलवे का कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन निज़ाम शुरू हुआ। इसको हम अगले स्लाइड पर समझने की कोशिश करेंगे। 2000 ईस्वी में शोबे मवासलात की असर नौ तश्कील दी। जैसे कि पिछले स्लाइड पर मैंने आपको बताया कि मवासलात का मतलब होता है खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो असर नौ मतलब पहले से मौजूद था लेकिन 2000 में उसमें जदीदपन आया, उसको नए सिरे से, असर नौ मतलब नए सिरे से दोबारा बनाया गया, उसमें नई एडवांस टेक्नोलॉजी लाई गई। अगली स्लाइड पर है आपको नोट लिखिए। तो सबसे पहली नोट है खिलाई तहकीक। तो सबसे पहले खिला का मतलब समझेंगे। खिला का मतलब होता है खाली जगह। तो नंबर 1 खिला का मतलब होता है खाली जगह। नंबर 2 आसमान में मौजूद खिला में मसनूई सैयारा भेजना। जैसे कि आपको भी पता है ज़मीन के गिर्द जो है हवा का गिलाफ है, लेकिन गिलाफ के बाहर जाने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन या हवा भी मौजूद नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि जो भी मसनूई सैयारा का मतलब होता है कि इंसान का बनाया हुआ। सैयारा का मतलब आप छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हैं, जो खुद नहीं चमकते, दूसरों की रोशनी से चमकते हैं, उनको सैयारा कहते हैं। अब मसनूई सैयारा क्यों गया, ये इंसान ने बनाया। मसनूई का मतलब इंसान की बनाया हुआ सैयारा है। तीसरा है खला की तहकीक करना। ज़मीन से सैटेलाइट को मतलब उसका खिलाई तहकीक में जो मसनूई सैयारा भेजा जा रहा है उसका क्या काम है, खिला की तहकीक करना। मतलब जहाँ पर उसको भेजा गया है वहाँ आसपास और कौन सी चीज़ें मौजूद है। दूसरा है ज़मीन से सैटेलाइट को पैगाम पहुंचाना। जैसे कि मैं पिछली स्लाइड पर आपको बता चुकी हूँ, मवासलाती निज़ाम का मतलब क्या होता है कि खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम करता है। तो सैटेलाइट के थ्रू हमारी खबरें, हमारा जो पैगाम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। फिर सैटेलाइट से आए हुए तरीक़ेकार का ज़मीन पर कामयाबी से नफाज करना। अगर हमने जो पैगाम, जैसे आप फ़ोन पर बात कर रहे हो तो फ़ोन पर जो आपने बात की है वो सैटेलाइट तक पहुँचेगी और सैटेलाइट आपने जिस नंबर पर कॉल की है या बात की है उस नंबर तक उस बात को जो है बराबर से पहुंचाना। जैसे आप अगर दूसरे लैंग्वेजेस में भी बात करो, जैसे हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, बाकायदा उन ज़बानों में और अल्फाजों की तरतीब के साथ उसको पहुंचाती है। नफाज करना।
नेक्स्ट है सैटेलाइट से आने वाला पैगाम का तज्जिया करना बारीक बीनी से, मतलब आपका आवाज़ बड़ा है छोटा है, आपके आसपास क्या चल रहा है। आपने देखा होगा फ़ोन पे बात करते हुए हमको आसपास की भी चीज़ें सुनाई देती है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी में मज़ीद तरक्की करना, क्योंकि आपको भी पता है तहकीक आया है तो और भी रिसर्च करते रहना, खोज करते रहना, उसमें नई चीज़ें लाते रहना उसका मकसद है। नंबर 4, खिलाई तहकीक के लिए भारत ने इसरो की बुनियाद रखी। इसरो आप देख सकते हैं तस्वीर में, यहाँ से जो है सदर दफ्तर है बेंगलुरु में इसरो का। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे टेली मवासिलात खिदमत। तो मैंने आपको पहले भी बताया था मवासिलात का मतलब क्या होता है, खिदमत पहुँचाना। तो भारत में जो टेली मवासिलात शुरू हुआ, मतलब क्या होता था कि टाइप शुदा पैगाम फौरी तौर पर पहुँचाने के लिए टेली मवासिलात की खिदमत शुरू की गई। आप मशीन देख सकते हैं, आपने इस पे जो टाइप किया, जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, हम प्रिंट सेंड कर सकते हैं, प्रिंट जो होती है, तो उसी तरीके से, मतलब आप अगर सॉफ्ट कॉपी भेजते हो तो आप प्रिंट निकाल सकते हो, तो उसी तरीके से पहले मवासिलाती खदमात से टेली मवासिलात का इस्तेमाल करते हुए हम खबरों को क्या कर सकते थे, पहुंचा सकते थे। तो 1963 ईस्वी में मरकज़ी शोबे मवासिलात ने टेली मवासिलात की खदमात शुरू की। मरकज़ी मतलब दिल्ली गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर 2 किस्म की गवर्नमेंट चलती है, वफाकी निज़ाम बोला जाता है। रियासती हुकूमत अपनी तरफ से फैसले लेने का हक दिया गया है हुकूमत को, रियासती हुकूमत को। उसी तरीके से मरकज़ी हुकूमत है दिल्ली हुकूमत। 1969 ईस्वी में पहली मरतबा दिल्ली से देवनागरी रस्मुल ख़त में यह खदमात शुरू की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देवनागरी मतलब हिंदी ज़बान में। आपने देखा होगा कि आप जब चैट्स करते हो व्हाट्सअप वगैरह पे, आप जब टाइप करते हो तो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के ऑप्शन आते हैं, अलग अलग ज़बानें आपको दी जाती है। तो उसी तरीके से पहली दफ़ा, मतलब जो टेली मवासिलात भी इस्तेमाल की जाती थी तो पहले इसको इंग्लिश में ही टाइप किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, 1969 से दिल्ली से जो शुरू हुआ वो हिंदी में भी आप जो है उस पर टाइप करके मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। चौथा पॉइंट है 1990 ईस्वी में इंटरनेट के आगाज़ के बाद इस खदमत की अहमियत ख़त्म होती गई। 1990, जैसे कि आपने सुना है कि राजीव गांधी ही थे कंप्यूटर लाने वाले, साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्होंने मतलब तरक्की लेकर आए। तो इंटरनेट जब शुरू हुआ, आप इंटरनेट से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, अभी फ़िलहाल बहुत एडवांस लेवल पर है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। और जैसे इंटरनेट का आगाज़ हुआ, जैसे कि मैंने अभी प्रिंट की बात की, तो अभी आसानी से हमको खबरें या पैगाम हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है पोखरण एटमी जांच। तो नंबर 1, भारत को खुद कफिल बनाने और मुल्क में अमन कायम रखने की ये जांच की गई। एटमी जांच, जिसको आप न्यूक्लियर कह सकते हैं, तो ये जांच की गई। आपने सुना है कि न्यूक्लियर की वजह से बहुत सारे नुकसानात होते हैं, जौहरी बम वगैरह से, के जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़कर आए हैं। लेकिन क्या होता है ना, मतलब उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और आज भी हम जो उस नुकसान को देख रहे हैं, उसी तरीके से उस न्यूक्लियर ताकत को, उस जौहरी तवानाई को हम अच्छे कामों में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जांच करना। और जो भी है जौहरी तवानाई से जो हमने हथियार बनाए हैं उसको हमने अभी तक रखा हुआ है, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो भारत को खुद कफिल बनाना, मतलब हम किसी के ऊपर मुनस्सर ना रहे हमारा मुल्क, इसलिए उसको बनाया गया। मुल्क में अमन कायम रखने की ये जांच की गई। अब जांच करने का मकसद था, तो आपको वही बताया जा रहा है। दूसरा ये था कि चीन और पाकिस्तान के इम्कानी एटमी हमले से भारत को बचाने के लिए पोखरण की जांच की गई। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है कि हमने चीन से, पहली जंग हमारी चीन के साथ हुई, फिर दूसरी पाकिस्तान के साथ हुई, और पाकिस्तान के साथ जो भी जंग हुई तो इम्कानी मतलब और भी ऐसे खतरे हो सकते हैं, तो खुद को, भारत को क्या करना था, भारत को महफूज रखना था, इसलिए वो जांच की गई। तीसरा, पोखरण की पहली एटमी जांच, यानी पोखरण की 2 जांच की गई। पोखरण की पहली एटमी जांच 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान की इंसानी आबादी से दूर पोखरण में की गई, जिसके आसपास आबी ज़ख़ीरा मौजूद नहीं था। तो पहली एटमी जांच, मतलब जब जौहरी बम बनाया गया तो उसकी जांच करने के लिए राजस्थान का एक ऐसा इलाका चुना गया कि जिसके आसपास पानी भी मौजूद नहीं था, आबी ज़ख़ीरा मौजूद नहीं था, क्योंकि इसका असर, एटमी बम का असर जो है पानी के ज़ख़ीरे पे पड़ सकता है और पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म होने के इम्कानात थे। चौथा पॉइंट है पोखरण की दूसरी एटमी जांच 11 मई 1998 में की गई। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको है नंबर 4, भास्कर 1 मसनूई सैयारा। तो भास्कर 1 मसनूई सैयारे का काम क्या है वो आपको बताया गया है। 1979 ईस्वी में इसरो के ज़रिए, इसरो मैंने अभी आपको बताया कि इसरो का मतलब इसरो का जो सदर दफ्तर है वो बेंगलुरु में है। तो जो इसरो ने तैयार किया हुआ भास्कर 1 नामी रिमोट कंट्रोल सैटेलाइट सुयत रूस से दागा
नंबर 2, मुल्क में पानी के ज़खायर दरियाफ्त करने, मतलब ये सैटेलाइट क्या क्या काम करता है, हमारे मुल्क के अंदर पानी के ज़खायर दरियाफ्त करना। जैसे कि आपको पता है कि पानी जो है ज़ेर ज़मीन पानी होता है, आपने देखा होगा गाँव वगैरह में हैंडपम्प्स होते हैं, फिर कुएँ होते हैं, पानी के ज़खायर। तो क्या होता है ना, आपको पाइप जो है बहुत अंदर तक खोदना पड़ता है, तो वो अगर हम सैटेलाइट की मदद से ये करते हैं कि वहाँ पर ज़मीन में पानी है या नहीं है, अगर वो पता चलता है तो वो हमारा टाइम बच सकता है, पैसा बच सकता है ना। नंबर 3 है मादनी दौलत का पता लगाना। मादनी मतलब मादनियात का पता लगाना। आपको भी पता है ज़मीन के अंदर मादनियात मिलती है, लोहा है, फौलाद है, कोयल पत्थर का कोयला है ना। तो वो पता लगाने के लिए क्या किया गया कि सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया कि वहाँ पर वाकई में मौजूद है या नहीं, फिर नहीं तो वही खोदने के बाद टाइम पैसा वही जाए। फिर चौथा है मौसमियात का अंदाज़ा लगाना। मौसमियात जैसे कि आपने देखा, मौसमियात न्यूज़ वगैरह में या आपके फ़ोन वगैरह में पहले ही बता दिया जाता है कि आज इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी बारिश होगी, तो ये बता दिया जाता है ताकि आप क्या रहो, सावधान रहो। जैसे अगर आप सफ़र के लिए जा रहे हो तो आप डिसाइड कर सको जाना है या नहीं जाना है, या आगे काम हो सकता है नहीं हो सकता, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 5 है ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तस्वीर। अब ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों की तस्वीर मतलब क्या, ऐसे जगहों की तस्वीरें लेना जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते, जैसे घना जंगल हुआ, पहाड़ी इलाका हुआ, ऊंचाई का इलाका हुआ, इस तरीके से। छठा है माहौलियात से मुताल्लिक मालूमात। माहौलियात से जैसे जंगल वगैरह के बारे में पता लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जंगल में आग लगती है तो उसके बारे में हमको ख़बर हो सकती है। फिर 7 है जंगलात से मुताल्लिक तस्वीर। अभी मैंने कहा कि जंगलात के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते, तो उसकी भी तस्वीर जो है हमको सैटेलाइट से हासिल हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पर है मंदरजा झेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो पहली वजह है आपकी जो पूछी गई है आपको, पंडित नेहरू ने जौहरी तवानाई कमीशन कायम की। तो सबक की शुरुआत में ही पैराग्राफ में दिया है। पहला है कि भारत में साइंसी नुक्ते नज़र को परवान चढ़ाना था। हमने इससे पहले के जो 6 चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि एक एक टॉपिक को या एक एक शोबे को लेकर हमने उसमें तब्दीली लाने की कोशिश की। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो पहला काम यही था साइंस और टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हमारे साथ साथ जो दूसरे ममालिक थे वो बहुत आगे थे इन सब चीज़ों में, हम ही जो है पीछे रह गए। तो सबसे साइंस और टेक्नोलॉजी से अगर तवज्जो देते हैं तो नई नई मशीनें ईजाद होंगी, नई नई दरियाफ्तें होंगी, इसीलिए भारत को साइंसी नुक्ते नज़र को परवान चढ़ाना था। दूसरा है तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना था, क्योंकि आपको भी पता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वक्त की बचत होती है, पैसे की बचत होती है। तीसरा है जौहरी तवानाई से बिजली तैयार करना, अनाज की पैदावार। अब बिजली आपने सुना है कि पानी से ही तैयार होती है ना, तो पानी क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो पानी की बचत के लिए जौहरी तवानाई ऑप्शन तलाश किए गए मुतबादिल। अगर पानी ख़त्म हो गया तो किससे हम बिजली तैयार कर सकते हैं, तो जौहरी तवानाई से बिजली तैयार करना, अनाज की पैदावार बढ़ाना, ऐसे कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट है जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और टेक्नोलॉजी की तहकीक करना। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तवानाई कमीशन कायम किया। कमीशन का मतलब होता है ग्रुप, मतलब एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसकी जो है वो जौहरी तवानाई पर क्या कर सके, काम कर सके। नेक्स्ट स्लाइड पर है भारत ने एटमी जांच करने का फैसला किया। पिछली स्लाइड पर भी हम इसको समझ चुके हैं। वजह है भारत को खुद कफिल बनाने और मुल्क में अमन कायम करने के लिए भारत ने एटमी जांच की। क्या हमको किसी और पर मुनस्सर नहीं रहना है और हमारे मुल्क में अमन कायम रहे। दूसरा है भारत का पड़ोसी मुल्क चीन एटमी ताकत का हामिल था, उसके पास ये चीज़ ऑलरेडी यानी पहले से मौजूद थी। तीसरा है चीन की मदद से पाकिस्तान भी एटमी ताकत बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। अब ये जो 2 ममालिक हैं इनसे हमारी जंग हो चुकी थी, तो हमको इनसे ख़तरा महसूस हो रहा था, इसलिए हमने एटमी जांच करने का फ़ैसला किया। चौथा है भारत ने अपनी हिफाजत और अपनी दिफा के लिए एटमी जांच करने का फ़ैसला किया। जिस मुल्क की आर्मी, जिस मुल्क की फ़ौज और उसके पास जो असलहे है, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर एडवांस है और मजबूत है तो वो मुल्क जो है मजबूत कहलाता है। नेक्स्ट है तीसरा, अमेरिका ने भारत पर माशी पाबंदी आयद कर दी। वजह है पहली, 11 मई 1998 ईस्वी की रोज़ भारत ने अपनी एटमी ताकत साबित करने के लिए पोखरण में दूसरी एटमी जांच की। अब ये जो जांच हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में हुई थी। दूसरा, एक ही दिन में मुख्तलिफ जांच की गई जिसमें एक जांच हाइड्रोजन बम की थी। तीसरा है भारत ने यह ऐलान किया कि भारत की जानिब से एटम बम के इस्तेमाल में पहल नहीं की जाएगी। इस ऐलान के बाद भी, इसके बावजूद भी अमेरिका ने भारत पर माशी पाबंदी आयद कर दी। नेक्स्ट है मंदरजा झेल सवालों के मुफस्सल जवाब लिखिए। तो पहला है आपके इस्तेमाल की जिन चीज़ों में सैटेलाइट का असर दिखाई देता है इनके बारे में मालूमात लिखिए। ये नहायत बहुत आसान है, जैसे कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है। दूसरा टेलीकम्युनिकेशन, बातचीत में हम उसका इस्तेमाल करते हैं सैटेलाइट का।
तीसरा है इंटरनेट, आपके फ़ोन में जो इंटरनेट है उसको वायर कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। चौथा है टेलीविज़न, आप देख रहे हैं जो तस्वीरें या आप जो लाइव रिकॉर्डिंग या लाइव वीडियोस देखते हैं उसमें भी सैटेलाइट इस्तेमाल होती है। पांचवा है रेडियो, फिर छठा है आपका मोबाइल। नेक्स्ट स्लाइड पर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, वजाहत कीजिए। तो जवाब एक, हुकूमत हिंद ने दिफाई महकमे के तहत 1958 ईस्वी में दिफाई तहकीकात व तरक्याती इदारा DRDO कायम किया। नंबर 2, दिफाई वसाइल, मशीनों और असलहा के मामले में मुल्क को खुदकफिल बनाने के मकसद से ये इदारा कायम किया गया। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया, जिस मुल्क की फ़ौज और असलहे जितने स्ट्रॉन्ग, जितने मजबूत होंगे वो मुल्क उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी मिसाइल बन सके, दिफाई महकमा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, तो दिफाई तहकीकात व तरक्याती इदारा कायम किया गया। जैसे कि एक एक ग्रुप बनाकर, एक एक इदारा बनाकर जो है उस शोबे पे काम किया जा रहा था, उस चीज़ पे काम किया जा रहा था। नेक्स्ट है दिफाई वसाइल, यानी ऐसे वसाइल तैयार किए जा रहे थे जिससे हम दूसरे ममालिक से अपनी दिफा कर सके। मशीनों और असलहा के मामले में मुल्क को खुदकफिल बनाने का मकसद, मतलब वो जो चीज़ हम दूसरों से मंगा रहे थे वो हम हमारे मुल्क में ही बनाना चाह रहे थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा है 1983 ईस्वी के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की क़यादत में इस इदारे ने कई मिसाइल बनाए। 4, मिसाइल बनाने में डॉक्टर कलाम का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि हर ग्रुप की कोई एक रहनुमाई करता है, क़यादत करता है, उसी तरीके से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है DRDO की क़यादत कर रहे थे, रहनुमाई कर रहे थे, और फिर मिसाइल जब बने उनका बहुत बड़ा हिस्सा था। इसीलिए डॉक्टर कलाम को मिसाइल प्रोग्राम के बानी और मिसाइल मैन के अलकाब से याद किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन के तरीक़ेकार की वजाहत। जैसे कि पिछले स्लाइड पर ही मैंने कहा था आपको जदोल के वक्त कि हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। जवाब एक, जदीद भारत की तारीख में रेलवे के ज़रिए अख्तियार की गई टेक्नोलॉजी का हिस्सा निहायत अहम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले टिकट्स कैसे होते थे। यहाँ पे सीट नंबर आपको नहीं दिखेंगे। रिजर्वेशन करना मतलब वो सीट आपके नाम से कंफर्म करना, नशिस्त को कंफर्म करना, ठीक है, तो उसको कहेंगे। रेलवे में नशिस्तों के रिजर्वेशन के निज़ाम की फ़ालियत गलतियों से पाक और मुनज़्ज़म तौर पर किया जाने लगा। आप देख रहे हैं इन टिकट पर जो है सीट नंबर्स नहीं दिए गए, ना ही नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के टिकट होते थे रिजर्वेशन से पहले। और जब 1984 ईस्वी में दिल्ली में सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन निज़ाम शुरू किया गया, तो इस तरीके का टिकट आया जिस पर नाम भी हुआ करता था, सीट नंबर भी हुआ करते थे, जिसकी वजह से मुसाफिरों को आसानी फराहम हुई। उसी तरीके से चौथा है 1984 ईस्वी में कोलकाता में मेट्रो रेल का आगाज़ हुआ। मेट्रो जो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और पूना में भी अब शुरू की गई है। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे की खुसूसियात। 1, 1998 ईस्वी में कोंकण रेलवे की इब्तदा हुई। 2, तकरीबन 760 किलोमीटर लंबे गोवा, कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र, इन 4 रियासतों में फैले हुए कोंकण रेल के रास्ते पर टेक्नोलॉजी के कई रिकॉर्ड हैं। तो सबसे पहले ये जो रास्ता है 4 रियासतों को जोड़ रहा है, गोवा, कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र। उसके बाद तीसरा जो टेक्नोलॉजी के रिकॉर्ड्स बताए गए, इस रास्ते में कुल 12 सुरंगें हैं और कारबुडे के 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग सबसे लंबी सुरंग करार दी गई है। चौथा पॉइंट है इस रास्ते में 179 बड़े और 1819 छोटे पुल है। 5वां है होनार के पास शिरावती नदी पर बनाया गया 2065.8 मीटर तवील पुल सबसे ऊंचा पुल करार दिया गया है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 6ठा है चट्टानों के खसकने वाले रास्तों पर इंजन्स में सेंसर्स बैठाए गए हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल कार वगैरह में सेंसर्स आते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी सेंसर्स हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।